हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मैराथन क्लास ज्योग्राफी का। दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। और डेली आपकी जो क्लास चलती है वो रात में 9 बजे चलती है। इसका मैराथन जो पहला जो ज्योग्राफी का हुआ था ये कल हुआ था। अगर कल नहीं देखे थे तो कल वाला ज़रूर क्लास देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। वहाँ भी दोस्तों कम से कम 200 से 250 सवाल आप लोग को कंप्लीट करवाया गया था, पूरा रिवीजन करवाया गया था। पूरा दोस्तों लगभग 1.25 घंटे की क्लास चली थी आपको। तो आज भी आपका जो क्लास है वो लगभग 1 से 1.25 घंटे की क्लास चलेगी। और इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल आपका क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपका जो ज्योग्राफी का है ये हम दोस्तों यहाँ पर लेकर के आए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ज्योग्राफी का, है ना। बीपीएससी के लिए जो शिक्षक बहाली होने वाला है उसके लिए, खास करके जो 9th 10th के जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और उसके अलावे जो है उसमें भी तो ज्योग्राफी आपको पूछा ही जाएगा। तो ये सभी के लिए दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महा मैराथन क्लासेज आपकी 9 बजे से डेली शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टेस्ट नंबर आपका दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहीं से दोस्तों बहुत सारा एग्जाम आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में लड़ेगा, जो मैं आपको बताते चलता हूं। बस आपको नोट कर लेना है, जो नहीं आएगा और जो आते चलेगा उसको आप जवाब देते चलिएगा अपने मन में, ठीक है। तो चलिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप में। इसके अलावे हम एनसीईआरटी भी आपको 6 से लेकर के 10 क्लास तक पूरा कंप्लीट करवाए हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा आपका, तो वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इसी व्हाट्सएप पर। ये हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, मात्र 251 इसमें आपका चार्ज है। जो भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पे तो अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप नंबर से, उसके बाद आपको सारे व्हाट्सएप पर ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, समय बर्बाद नहीं करना है। आज का देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल है कि भारत में स्थापित बताना है, सबसे पहला बताना है और सफल लोहा इस्पात उद्योग बताना है। सफल होना चाहिए, है ना, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग तो बहुत सारे थे लेकिन उसमें से जो सफल है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील लिमिटेड, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड। दोस्तों क्या होगा आपका इसका आंसर, जो जल्दी से आप बताना है आपका, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, देखिए भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, यानी कि इसको कहेंगे IISCO, ठीक है। IISCO आप फुल फॉर्म भी याद रखना है ना। ये भी आपको शॉर्ट वाला भी याद रखना है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। बोकारो स्टील लिमिटेड को कहते हैं BSL दोस्तों आपका, और टाटा लोहा इस्पात कंपनी को कहते हैं टिस्को, यानी कि TISCO, और आपका जो है विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड, इसको कहते हैं VISL दोस्तों आपका, ठीक है ना। विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टिस्को, यानी कि टाटा आयरन और इस्पात कंपनी है। टाटा लोहा और इस्पात कंपनी जो है इसकी स्थापना होती है आपका दोस्तों 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, ये कहाँ है, तो ये है आपको जमशेदपुर में। कहाँ है, जमशेदपुर में है दोस्तों। ये किस नदी के किनारे है, जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताना है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है जी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर कि हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है ना। इसका प्रयोग आप लोग अपने घर में किए होंगे, है ना। अगर आप किसान से संबंधित रखते हैं, किसान से अगर किसानी कार्य से जुड़े हुए हैं तो हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग आप लोग किए होंगे, है ना। हम लोग भी किए हैं, है ना। और ये प्रयोग आज भी होता है दोस्तों। इसका प्रयोग होता है आपको कृषि क्षेत्र में। किसमें होगा जी, चीनी उत्पादन में इसका प्रयोग नहीं होगा, पशुपालन में नहीं होगा, दूध में नहीं होगा, कृषि उत्पादन में इसका प्रयोग होगा। और इसको कहेंगे आपका हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग करते हैं, है ना। इसका प्रयोग जो हार्वेस्टर का उपयोग होता है फसल की कटाई में किया जाता है, और थ्रेसर का हम लोग कहाँ करते हैं, तो भूसा अलग इसको कहा कर दिया जाता है और अनाज अलग कर देता है। जब गेहूं कटता है ना, जब गेहूं को दोस्तों इस थ्रेसर में डाला जाता है तो अनाज अलग हो जाता है गेहूं, और भूसा जो होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है।
चलिए, तो इसको कहते हैं, आपको किया जाता है कृषि क्षेत्र में आपका, है ना। सिंपल सवाल था आपका, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था। देखिए, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया गया, ये कब चालू किया गया था ये आपको बताना है। तो ये जो राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो चालू किया गया था दोस्तों, ये चालू किया गया था आपको 1986 में, है ना। 1986 ईस्वी में इसको चालू किया गया था, याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना जो था, है ना, ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए ये सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों इसके तहत जो ये योजना था ना कि 40 लीटर, है ना, 40 लीटर दोस्तों, है ना, प्रति परिवार, ठीक है, 40 लीटर प्रति परिवार जो है प्रतिदिन, है ना, याद रखिएगा, 40 लीटर प्रति परिवार प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना, ये सरकार का इसमें लक्ष्य था। 1986 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका। और 2019 में राष्ट्रीय जल मिशन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय जल मिशन अगर पूछे कि ये कब प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा, राष्ट्रीय, है ना, मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रीय जल मिशन, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल मिशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2019 में आपका, ठीक है ना। राष्ट्रीय जल मिशन और राष्ट्रीय पेयजल मिशन अगर पूछे दोस्तों, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, है ना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना जो है ये 1946 में हुआ था। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका 4 नंबर, और एक सवाल आपका यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। अब जैसे 49वीं समानांतर रेखा, है ना, दो देशों के बीच में जब कोई देश बंटता है, अलग होता है, या फिर दो देश जो है दोस्तों, तो उसके बीच में जो सीमा रेखा होती है उसका नाम होता है, ठीक है। और कुछ कुछ जो नाम है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि 49वीं जो पैरेलल लाइन है ना, 49वीं जो समानांतर रेखा है, ये हो जाएगा आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे शांति, है ना, सबसे शांति रेखा कौन सा है दोस्तों, सबसे शांत रेखा यही माना जाता है, क्योंकि ये 49वीं समानांतर रेखा को मान लिया गया, है ना। 49वीं जो डिग्री है, जैसे कि ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री एक जगह से गुजरा होगा, 49 डिग्री भी गुजरा होगा, तो यही 49 डिग्री को मान लिया गया है कि उत्तर में कनाडा है और नीचे में क्या है दोस्तों, आपका अमेरिका है, ठीक है। तो ये है आपका 49वीं समानांतर रेखा, याद रखिएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसके अलावा अगर पूछा जाए कुछ कुछ और समानांतर रेखा है, जैसे कि 38वीं समानांतर रेखा, है ना, तो 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो ये हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ कोरिया, है ना, और आपका किसके बीच है, साउथ कोरिया, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है 38वीं समानांतर रेखा। अगर पूछे कि 17वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो 17वीं समानांतर भी याद रखिएगा, है ना, नॉर्थ वियतनाम, ठीक है, एन से हो गया नॉर्थ, आपका याद रखना है वियतनाम, ठीक है, उत्तरी वियतनाम और आपका दक्षिणी वियतनाम दोस्तों, ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच जो है वो 17वीं समानांतर रेखा है। तो ये 38वीं याद रखना है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 49वीं हो गया अमेरिका कनाडा, और 17वीं हो गया उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों, है ना, ये जैसे कि भारत है आपका, है ना, तो यहाँ पर आपका दोस्तों पाक है, ठीक है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, है ना, रेड क्लिफ रेखा इसको कहते हैं। और इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 1947 में इसका निर्धारण हुआ था, सर रेड क्लिफ के द्वारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और अगर बोले कि पाकिस्तान और उसके ऊपर में दोस्तों अफगानिस्तान है आपका, है ना, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगा आपका डूरंड रेखा, ठीक है। डूरंड रेखा हुआ था, ये हुआ था पहले भारत और अफगानिस्तान था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो गया आपका, याद रखना है डूरंड रेखा आपका, ठीक है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है, जल्दी से बताना है। तो भारत और चीन के बीच में हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा हो जाएगा आपका। और मैकमोहन रेखा दोस्तों कहाँ है, तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में है आपका मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। अगर पूछे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत बांग्लादेश के बीच में भी दोस्तों रेड क्लिफ रेखा ही है ना, क्योंकि बांग्लादेश पहले दोस्तों पाकिस्तान का भाग था आपका, ठीक है, इसीलिए इसके भी रेड क्लिफ रेखा ही पूछा जाता है आपका, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि अबरख जो है ये किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। देखिए अगर हम अबरख की बात करें, है ना, अगर हम अबरख की बात करें दोस्तों, तो अबरख का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश है
और आपका इसके अलावा दोस्तों आपका झारखंड है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये है आंध्र प्रदेश, है ना, ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर है आपका झारखंड, और इसके ऊपर जस्ट आपको बिहार मिलेगा। ठीक है, तो झारखंड का जो आपका कोडरमा वाला इलाका है, पूरा हजारीबाग का जो इलाका है ना, ये पूरा अबरख से आपका भरा पड़ा है। ठीक है, अबरख कैसा होता है? तो अबरख दोस्तों परतदार होता है। ठीक है, अबरख कैसा होता है? तो अबरख परत पर दर परत होता है और बिल्कुल पतला पतला ये परत होता है। आप झारखंड वाला घाटी में जाइएगा ना, तो वहाँ पर पूरा आपको चमचम चमचम दिखेगा दोस्तों, है ना, पहाड़ी के जब घाट से गुजरिएगा ना, तो पूरा आपको दिखेगा वहाँ पूरा अबरख वाला। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। कहाँ गया जी? झारखंड, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। देखिए उत्पादन में अगर हम बात करें, उत्पादन में दोस्तों सबसे ज़्यादा अभी आंध्र प्रदेश होता है ना। उत्पादन में अभी आंध्र प्रदेश आगे निकल गया है झारखंड से। ठीक है, उत्पादन में अभी ज़्यादा झारखंड में हो रहा है, ये आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 6 नंबर सवाल कह रहा है कि फूलों की घाटी, है ना, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है? आपका फूलों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फूलों की घाटी, है ना, ये आपको सबको पता है कि फूलों की घाटी जो है ना, ये यूनेस्को के द्वारा दोस्तों विश्व धरोहर स्थल में भी इसको सूची में शामिल किया गया है, और अपनी स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी ये जाना जाता है। तो ये फूलों की घाटी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। आपको कहाँ मिलेगा जी? उत्तराखंड में मिलेगा मेरे भाई। देखिए, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, है ना, सभी लोग, है ना, फटाफट। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, और ये उत्तराखंड के दोस्तों चमोली जिला में है ना। उत्तराखंड के किस जिला में है? तो उत्तराखंड में आपका चमोली जिला में है। सिंपल आपसे पूछेगा एग्जाम में दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ है? तो चमोली जिला में है, उत्तराखंड में है आपका। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों जिम कॉर्बेट, है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कहाँ है? जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये भी आपका उत्तराखंड में है, और ये भारत का पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। ठीक है, इसकी स्थापना होती है आपका 1936 में, जिम कॉर्बेट वाला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी को कहते हैं हेली नेशनल पार्क भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, प्रश्न है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मौसमी घटनाएं दोस्तों। ठीक है, अधिकांश जो मौसमी घटनाएं होती है ना, जैसे कि ओलावृष्टि होना, बादल गरजना, है ना, आंधी तूफान आना, ठीक है, वर्षा होना, तो ये जितनी सारी घटनाएं मैंने आपको सुना रहा हूँ, ये सारी घटनाएं आपको होगी दोस्तों कहाँ? तो क्षोभ मंडल में। देखिए, मंडल से आपको ना एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये ज्योग्राफी में भी आपका आ जाता है, और आपका इसको हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो 1 to 5 में भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा, और आपका 9th में भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपका। तो 5 मंडल टोटल दोस्तों हमारे पृथ्वी, है ना, हमारे वायुमंडल में कितने मंडल है? 5 मंडल है। कौन कौन? तो सबसे नीचे जो है दोस्तों वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर है आपका समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर है आपको मध्य मंडल, उसके ऊपर है आयन मंडल, और उसके ऊपर है दोस्तों आपका बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये 5 मंडल याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बाह्य मंडल। ठीक है, ये 5 मंडल को आपको याद रखना है। 5 मंडल में से एक मंडल आपको जरूर पूछेगा, और सबसे जो महत्वपूर्ण मंडल है वो हमारा है क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में ही होता है, ये भी आपको याद रखना है ना। ये क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, जितनी भी चीज़ें आपको हो रही हैं, मौसमी घटनाएं, सारे कहाँ होंगे? तो क्षोभ मंडल में ही आपको देखने को मिलेगा। क्षोभ मंडल के बारे में पूछा जाता है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई साहब? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है ना, आपकी औसत ऊंचाई इसकी हो जाएगी 12 किलोमीटर, कहीं कहीं 13 किलोमीटर भी देता है, तो यही 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। इसकी सबसे कम ऊंचाई जो है ये कहाँ मिलेगा? तो सबसे कम ऊंचाई मिलेगा आपको ध्रुव पर, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की सबसे कम ऊंचाई कहाँ है? ध्रुव पर, और 8 किलोमीटर है ध्रुव पर। अधिकतम ऊंचाई दोस्तों इसकी कहाँ है? तो विषुवत रेखा पर इसकी अधिकतम ऊंचाई है ना। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है क्षोभ मंडल की? तो विषुवत रेखा पर हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर। और दोस्तों सबसे एवरेज कितना है? तो एवरेज हो जाएगा 12 या 13 किलोमीटर, कहीं कभी कभी 13 दे देता है, ऐसे कभी कभी 12 देता है कोई बुक में आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना है आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत बात कर ले, जैसे कि आपका समताप मंडल का, क्योंकि दूसरा मंडल जो है समताप मंडल है, और दूसरा मंडल इसलिए हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोस्तों दूसरा मंडल जो है ना, समताप मंडल जो है, याद रखना है समताप मंडल में ही वायुयान उड़ता है। वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है? तो समताप मंडल में होता है, उड़ता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं हलचल नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों समताप मंडल में बादल का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि बादल का अभाव किस मंडल में है, तो बादल का अभाव जो है वो हो जाएगा आपका समताप मंडल में। ठीक है, याद रखना है ना, याद हो जाएगा। अगर पूछे दोस्तों कि ओजोन परत है ना, हमारा जो ओजोन परत है ये बहुत इंपॉर्टेंट परत है। अगर ये परत नहीं होता तो हम आज पृथ्वी पर दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते है ना, जैसे कि आपका स्किन कैंसर है ना, स्किन से संबंधित बीमारियां हमारे अंदर फैल जाता, मनुष्यों के अंदर हो जाता। ये ओजोन परत हमारा क्या करता है, बहुत ज़्यादा रक्षा करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं दोस्तों उससे हमें ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाता है, क्षोभ मंडल। और ये समताप मंडल के बारे में याद रखना है, ओजोन परत भी इसी में है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 8 नंबर। 8 नंबर अगर हम सवाल की बात करें तो क्या होगा, 8 का आंसर जल्दी से बताइएगा आपका, है ना। 8 नंबर प्रश्न है कि जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दर्रा वाला, क्योंकि दर्रा से भी आपको एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको जरूर पूछेगा, है ना। एक क्वेश्चन फिक्स है कि जरूर पूछेगा। तो जितना दर्रा हम यहाँ पर बता रहे हैं और किसको किसको जोड़ता है आप नोट कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछे जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा जो जोड़ता है भाई साहब, ये जोड़ता है आपको श्रीनगर को लेह से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है कहाँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका जोजिला दर्रा। अगर हम भारत की मानचित्र की बात करें, है ना, भारत की मानचित्र की बात करें तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए दोस्तों आपका भारत का मानचित्र हो गया। जोजिला दर्रा ये देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पूरा आपका ये वाला जम्मू कश्मीर हो गया। इसके ऊपर वाला जो भाग है ये लद्दाख वाला होता है आपका। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में है आपका दोस्तों जोजिला दर्रा, यहीं पर मिलेगा आपको। अगर पूछे दोस्तों कि जोजिला दर्रा जो निर्माण हुआ है ये किससे हुआ है, तो जोजिला दर्रा का जो निर्माण हुआ है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, सिंधु नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा हुआ इसका निर्माण, सिंधु नदी के द्वारा। दर्रा आखिर होता क्या, देखिए बहुत सारे लोगों को दर्रा नहीं पता होगा। अब मान लीजिए दोस्तों ये 2 पहाड़ी है ना, ये 2 पहाड़ी है, इसके बीच में क्या है, ये रास्ता है, इसी रास्ता को कहा जाता है दर्रा। ठीक है, रास्ता को कहा जाता है दर्रा। और दर्रा का जो निर्माण होता है ये नदी के द्वारा होता है इसका निर्माण। ठीक है, किस चीज़ से होता है इसका निर्माण, नदी के द्वारा होता है, याद रखना है। और जोजिला दर्रा का जो निर्माण हुआ है ये सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला इसमें बता दूं आपको, जैसे कि सीप किला दर्रा, कई बार नोट कर लेना है, सीप किला दर्रा। ठीक है, तो सीप किला जो दर्रा है दोस्तों ये किसको किसको जोड़ता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। सीप किला जो दर्रा है दोस्तों ये इसका जो निर्माण होता है ये सतलज नदी के द्वारा होता है। किसका द्वारा होता है, तो सीप किला दर्रा का निर्माण होता है आपका सतलज नदी के द्वारा। और सीप किला दर्रा जो जोड़ता है दोस्तों ये शिमला को, है ना, लिख लीजिएगा, ये शिमला को दोस्तों किससे जोड़ता है, तिब्बत को, है ना, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है आपको सीप किला दर्रा, है ना। सीप किला शिमला, याद रखिएगा, सी से सीप किला और सी से शिमला प्लस तिब्बत को ये जोड़ता है आपका। ठीक है, सीप किला किससे बनता है, तो ये सतलज नदी से इसका निर्माण हुआ है, नोट कर लिए। इसके बाद चलते हैं हम बुर्जिल दर्रा आपका, है ना। इसके बाद दोस्तों एक है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा दोस्तों किसको जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीनगर को, है ना, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है दोस्तों, किससे, गिलगित, है ना, गिलगित से जोड़ता है दोस्तों, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है आपका बुर्जिल दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पूछ चुका है। अगर एक दर्रा और है, नोट कर लिए, एक दर्रा मैं और आपको बता दूं, जैसे बनिहाल दर्रा, है ना। अगर आप बताइए दोस्तों बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है ना दोस्तों ये जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है यहाँ से, है ना। बनिहाल दर्रा से जम्मू से, है ना, याद रखिएगा, जम्मू से श्रीनगर, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो मार्ग है ये बनिहाल दर्रा से होकर के गुजरता है ना। जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रा में ही स्थित है। कई बार पूछा गया सवाल है कि जवाहर सुरंग कहाँ है, तो जवाहर सुरंग जो सिंपल है जम्मू कश्मीर में है ना। और जवाहर सुरंग जो है दोस्तों ये कहाँ से गुजरता है, तो बनिहाल दर्रा से ही गुजरता है आपका। ठीक है, बनिहाल दर्रा से ही गुजरता है आपको जवाहर सुरंग। तो ये जितने मैंने अभी बताया, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है, सीप किला दर्रा का निर्माण सतलज नदी से हुआ है, सीप किला दर्रा दोस्तों शिमला को तिब्बत से जोड़ता है आपका। इसके बाद जयलेपला दर्रा होता है जयलेपला के बारे में नहीं बताया गया, जयलेपला दर्रा जो होता है ना इसका निर्माण होता है तिस्ता नदी से। बुर्जिल दर्रा जो होता है दोस्तों ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जो मार्ग है वो गुजरता है आपका। जवाहर सुरंग यही है आपका। ठीक है, तो इतने सारे आप याद रखना है, दर्रा से एक सवाल आपको जरूर एग्जाम में पूछ लेगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा श्रीनगर को लेह से आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है। अब देखिए पंपास जो है ना ये क्या है दोस्तों, तो ये है घास के मैदान। कल भी मैंने घास के मैदान से सवाल आपको बताया था ना, ये है घास के मैदान। देखिए घास के मैदान होते हैं दो प्रकार के, एक तो होते हैं दोस्तों आपका उष्ण घास के मैदान है ना, उष्ण कटिबंधीय, एक होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, एक होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय कहाँ होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ होगा, कल ही समझाए थे आपका। उष्ण कटिबंधीय कहाँ होगा, तो 0 से लेकर के 23.5 के बीच में जो होगा है ना, ये होगा आपका उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और 23.5 से लेकर 66 के बीच में जो होगा उसको कहेंगे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो पूछ रहा था कि ये जो पंपास है दोस्तों ये कैसा है आपका, और ये पंपास कहाँ है। पंपास जो है दोस्तों ये पंपास हो जाएगा, मिल जाएगा आपको अर्जेंटीना में है ना। पंपास कहाँ है जी, ये है आपको अर्जेंटीना में। अगर अर्जेंटीना ऑप्शन में नहीं रहे तो अर्जेंटीना के अलावे आपका ऑप्शन में दे देगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका है ना। दक्षिण अमेरिका दिया हुआ है, अर्जेंटीना नहीं है, तो आपको दक्षिण अमेरिका मारना है। सीधा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका। ठीक है, याद रखना है पंपास आपका। ठीक है, पंपास के अलावे दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान अफ्रीका में कौन सा है, तो अफ्रीका में है दोस्तों आपका सवाना है ना। अफ्रीका में कौन सा घास मैदान है, तो अफ्रीका में दोस्तों आपका सवाना घास का मैदान, याद रखना है। ठीक है, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है ना। और अगर पूछे दोस्तों कंपोज कहाँ है, तो ये ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ना। इसके अलावे दोस्तों लानोज एक पूछा जाता है, लानोज घास का मैदान। अब बताइए कि लानोज कहाँ है दोस्तों, तो लानोज हो जाएगा वेनेजुएला में। कहाँ हो जाएगा, लानोज वेनेजुएला में दोस्तों है ना, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज है दोस्तों है ना, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज घास का मैदान है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है ना। अगर पूछे डाउन्स, सबको याद हो गया होगा, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है आपका। वेल्ड कहाँ है, तो वेल्ड हो जाएगा साउथ अफ्रीका में आपका। पंपास कहाँ हो जाएगा, तो ये उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। स्टेपी कहाँ है, तो स्टेपी दोस्तों एशिया यूरोप में हो जाएगा है ना। पुस्ताज कहाँ है, सबको आपको याद होना चाहिए, हंगरी में है दोस्तों, हंगरी में है आपका। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। देखिए सह्याद्री पर्वतमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी है ना। ये तो आपको पता है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हो गया आपका अरब सागर और नीचे हो गया आपका हिंद महासागर। ठीक है ना। और ये हो गया आपका पूर्वी घाट पर्वत, ईस्ट लिख देते हैं। ये हो गया आपका डब्लू यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसी को कहा जाता है दोस्तों आपको सह्याद्री पर्वत है ना, इसी को नाम दिया गया है सह्याद्री। देखिए सह्याद्री और हिमाद्री में आप कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जो हिमाद्री है हमारा, हिमाद्री दोस्तों हिमालय का जो उत्तरी वाला भाग है ना, जो महान हिमालय है इसको कहते हैं हिमाद्री है ना। महान हिमालय को कहते हैं हिमाद्री, और दोस्तों ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है इसको कहते हैं सह्याद्री है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 का बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं करना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे तो मैं आपको बता दूं। अगर पूछे दोस्तों कि पश्चिमी घाट जो ये पर्वत है ना, पश्चिमी घाट पर्वत दोस्तों कहां से कहां तक है। पश्चिमी घाट जो पर्वत है दोस्तों ये आपको ताप्ती नदी है ना, यहाँ पर ताप्ती नदी का मुहाना है, यहाँ से लेकर के दोस्तों आपका कन्याकुमारी तक ये आपको फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से कन्याकुमारी तक आपका ये फैला हुआ है सह्याद्री पर्वत। अगर ताप्ती नदी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ताप्ती नदी के जगह आप दमन भी देख सकते हैं। ठीक है, दमन से लेकर के कन्याकुमारी तक दोस्तों ये आपका फैला हुआ है, और कन्याकुमारी जो है ये मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये भी आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में है दोस्तों कन्याकुमारी, याद रखना है। ठीक है ना। चलिए ये जो पर्वतमाला है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है जिसको सह्याद्री कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका सह्याद्री है दोस्तों पश्चिमी घाट है, इसकी औसत ऊंचाई कितना है, अगर औसत ऊंचाई पूछे तो 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है आपका। ठीक है, 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगा है ना। तो इतने सारे चीज़ आपको याद रखना है। देखिए इस घाट में ना बहुत सारा चीज़ है, अगर इसमें हम बताने लगे तो दोस्तों 1 घंटा इस पश्चिमी घाट पर ही चल जाएगा आपका है ना। इसमें दोस्तों देखिए 4 दर्रा है, एक है थाल घाट, एक है भोर घाट, एक है पाल घाट, एक है सेनकोट्टा घाट है ना। ये
थाल घाट भोर घाट महाराष्ट्र में है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जो है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, और एक है सेनकोट्टा घाट, ये भी आपको केरल में है दोस्तों, है ना। तो 4 गो इसमें दोस्तों दर्रा है, ये चारों दर्रा के बारे में आपको पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा घाट, ठीक है। तो ये बहुत सारा चीज़ है आपका इसमें, है ना, जो आपको एग्जाम में पूछता है। जैसे जैसे आगे हम बताते चलेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। देखिए सवाल तो बहुत आसान है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी दोस्तों वो थी आपको दामोदर पर बहुउद्देशीय परियोजना, है ना, दामोदर नदी पर बनाया गया था, ये था आपका दामोदर। ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगर लेकिन पूछा जाए कि ये दामोदर जो परियोजना है दामोदर नदी पर जो बनाया गया था, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से दोस्तों ये नदी निकलती है। और दोस्तों इसको दामोदर को कहा जाता था, क्या कहते थे, इसको कहते थे बंगाल का शोक, है ना। इस नदी को क्या कहा जाता था, बंगाल का दोस्तों शोक कहा जाता था इस नदी को, क्योंकि ये बंगाल में काफी आतंक मचाता था इस वजह से। लेकिन अब ये आतंक नहीं मचाता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना बना दिया गया, बांध बना दिया गया इसके वजह से आपका, ठीक है। अगर पूछे कि ये जो दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, ये परियोजना की तो 1948 ईस्वी में भारत की पहली परियोजना थी आपका, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर दामोदर, है ना। इसकी स्थापना किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये जो दामोदर घाटी परियोजना की जो स्थापना हुई थी ना, ये USA में एक नदी है और उस नदी का नाम है दोस्तों टेनेसी नदी, है ना, उस नदी का नाम है टेनेसी नदी। और ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना एक बनाया गया था अमेरिका में, इसी के तर्ज पर दोस्तों भारत में दोस्तों ये बनाया गया है आपका, ठीक है, इसी के तर्ज पर भारत में ये परियोजना आपको बनाया गया है, याद रखना है। और इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहे थे, दामोदर जो परियोजना था इसको जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों क्या कहे थे, तो आधुनिक भारत का मंदिर इसको बोला गया था, है ना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आधुनिक भारत का मंदिर, है ना, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था बहुउद्देशीय परियोजना को, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 12 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी कर दिया कीजिएगा, है ना, और नहीं लग रहा हो तो नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हमारा काम है पढ़ाना, आपको ज्ञान देना। आपका इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है नहीं करिए। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे इसी नंबर पर। प्रश्न है कि बिहार का विषाद, विषाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, शोक, है ना, विषाद का मतलब होता है दुख। तो बिहार का विषाद किसको कहेंगे, तो वो है हमारा कोसी नदी, है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी है दोस्तों ये मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है ना, ये मार्ग परिवर्तन के लिए दोस्तों ये नदी जानी जाती है। और दोस्तों ये मार्ग इतना ज़्यादा, जैसे कि ये नदी बह रही है ना, अभी जैसे ऐसे बह रही है, कल होके ऐसे बहने लगेगी, फिर इधर बहने लगेगी, फिर इधर बहने लगेगी, फिर इधर बहने लगेगी। और ये मार्ग परिवर्तन होगा तो क्या होगा, है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर किसी का घर है दोस्तों, इसको दहा करके पहुँचा देगा यहाँ पर, बेचारा कहाँ जाएगा अब, है ना। तो ये मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है नदी और बहुत ज़्यादा उत्पात मचाती है उत्तरी बिहार में, इसीलिए इसको कहते हैं बिहार का शोक कोसी नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बांध टूटा था, है ना, कोसी नदी पर एक बांध था दोस्तों, कुसहा बांध। कई बार पूछा गया सवाल है, कुसहा बांध जो था, है ना, कुसहा बांध कब टूटा था, तो 18 अगस्त, यही अगस्त था दोस्तों 2008 में दोस्तों। बहुत सारे लोगों की जान माल की क्षति हुई थी इस समय, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये जो कोसी नदी है, कोसी नदी का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है, जल्दी से बताइए, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम है अरुण नदी। क्या नाम है, अरुणा नदी या फिर अरुण नदी, इसी को कहा जाता है, ये इसका प्राचीन नाम है। चीन का शोक किसको कहते हैं, तो वांगो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। अगर चीन का शोक वांगो ऑप्शन में नहीं है तो आप पीली नदी भी मार सकते हैं, क्योंकि इसी को पीली नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा आपका, ठीक है। और बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कहते हैं। अगर पूछे कि उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं, तो ब्राह्मणी नदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक। महानदी मत मार दीजिएगा उड़ीसा में, ब्राह्मणी नदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक, आपको दोस्तों याद रखिएगा। और ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो सप्तकौशिकी दोस्तों आपका नेपाल से निकलती है। दामोदर नदी आपका दामोदर नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है। सोन नदी दोस्तों आपका कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। और आपको गंडक नदी कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताइएगा, ये भी आती है आपको नेपाल से, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है दोस्तों कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो ओजोन परत के बारे में तो अभी मैंने आपको बता दिया ना कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में है दोस्तों ओजोन परत। और ओजोन परत हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है इससे हमको रक्षा करती है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ओजोन परत दोस्तों ह्रास क्यों हो रहा है, दिन प्रतिदिन ओजोन परत जो है ना ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, कारण क्या है। भगवान प्रकृति हमको दोस्तों इतना अच्छा अच्छा चीज दिया है, प्रकृति हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए इतने अच्छे अच्छे चीज दिया गया है। प्रकृति जो संतुलन जो बनाए हुए है दोस्तों, लेकिन उसको मनुष्य ने क्या कर दिया है, मनुष्य इसको बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा है। ओजोन परत क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसमें छिद्र आ रहा है। और ये जब छिद्र और बड़ा हो जाएगा तो उससे पराबैंगनी विकिरण जो है पृथ्वी पे आएगी, लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। आखिर ओजोन परत जो ये छिद्र है बड़ा क्यों हो रहा है, इसका कारण है आपके घर में जो एसी लगा हुआ है ना। आपके घर में जो आपका एसी लगा हुआ है दोस्तों, एयर कंडीशन में आप सोते हैं रात रात भर, है ना, ये कारण है इसका। रेफ्रिजरेटर जो आप घर में चला रहे हैं, है ना, ये कारण है मेन रूप से इसका, है ना। ये दो मेन कारण है आपका, एसी और रेफ्रिजरेटर, है ना। इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दोस्तों ओजोन परत को क्षति पहुंचता है। ठीक है, तो जब यूज नहीं हो तो इसको बंद कर दिया कीजिए। बेकार की चीज़ें हैं दोस्तों, आपके स्वास्थ्य को खराब करता है और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा शरीर को आराम मिलता है इससे, लेकिन इससे खराबी ही करता है, फायदा नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये जो गैस है ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है ओजोन परत को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये CFC कहाँ से निकलता है, तो एयर कंडीशन जो आपके घर में लगा है, रेफ्रिजरेटर जो लगा हुआ है ना, जो फ्रिज आप घर में यूज करते हैं उससे निकलता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों ये जो ओजोन परत है, एक सवाल बताइएगा, ये जो ओजोन परत है इसकी मोटाई मापने की इकाई क्या है, जल्दी से बताइए। ओजोन परत की जो मोटाई है इसकी मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो डॉबसन, है ना, याद रखना है। डॉबसन दोस्तों, डॉबसन यूनिट से मापा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, थिम्पू कहाँ की राजधानी है। बहुत ही आसान सवाल है थिम्पू। देखिए थिम्पू तो सबको पता है कि थिम्पू जो राजधानी है दोस्तों, हमारा पड़ोसी दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ ना तो पड़ोसी आपका दोस्तों जीने नहीं देगा, याद रखिएगा। इसीलिए आपको दोस्तों रिजल्ट लेना बहुत ज़रूरी है ना। पड़ोसी को दिखा देना है कि देखो भाई हमारे में दम है। ठीक है, ये देखिए है आपका भूटान, है ना, ये वाला है दोस्तों जो देश मैं बता रहा हूँ, ये है आपका भूटान, याद रखिएगा। ये वाला है दोस्तों आपका बांग्लादेश, ये भी याद रखिएगा, ये है आपका बांग्लादेश। और इधर कौन सा देश है, तो म्यांमार है। ये वाला कौन सा है भाई, तो ये वाला हो जाएगा आपका नेपाल, है ना, ये हो जाएगा नेपाल। और ये वाला ऊपर हो जाएगा आपका चाइना, और ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ये वाला हो जाएगा आपका पाकिस्तान। तो ये जो भूटान है ना, भूटान की राजधानी है आपका कहाँ, तो अच्छा थिम्पू पूछ रहा था, तो थिम्पू जो भूटान की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ है जी, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल का हो जाएगा आपका काठमांडू, है ना, मैं लिख देता हूँ काठमांडू, जिनको नहीं याद है नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है ना। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी है कहाँ है, कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है जी, तो उत्तर कोरिया की राजधानी दोस्तों आप नोट करना है, प्योंगयांग है। मैं इसको मिटाता हूँ, इसका जो राजधानी है लिख लीजिएगा प्योंगयांग। जी हाँ, प्योंगयांग जो है दोस्तों ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, अब ये बताइए कि दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है ये है आपका सियोल। ठीक है, देखिए जो देश ना हमेशा चर्चा में रहता है दोस्तों, ये जरूर आपसे पूछेगा इसका राजधानी कहाँ है, इसकी मुद्रा क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ये जरूर आपसे वहाँ से एक दो सवाल जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। जैसे हमेशा जो आपका इजराइल है वो हमेशा चर्चा में रहता है ना। जापान हमारा बहुत अच्छा देश है ना, भागीदार देश है हमारा। रसिया दोस्तों, यूक्रेन दोस्तों, अभी देखिए हमेशा लड़ाई चल रहा है। तो ये जो है ना, ये सब कुछ जो देश है आपको याद रखना पड़ेगा। भारत के जो पड़ोसी देश हैं इसका याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछे कि थाईलैंड जो है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बैंकॉक है। ठीक है, बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर।
15 नंबर प्रश्न है कि इस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। और अभी जो मानसून आई हुई है ये दक्षिण पश्चिम मानसून ही है ना। ऐसे दोस्तों पटना में तो बारिश हो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है दोस्तों, ये सबसे पहले कहाँ दस्तक देती है, तो ये राज्य है आपका केरल, ठीक है। ये केरल में सबसे पहले दस्तक देती है। कब देती है, तो 1 जून को देती है, ठीक है, याद रखिएगा 1 जून को आपको सबसे पहले दस्तक देती है। यहाँ से दोस्तों ये 2 भाग में बट जाती है, एक तो बंगाल की खाड़ी सी शाखा, एक आपकी अरब सागर की शाखा के रूप में, ठीक है। और ये पूरे भारत में कब तक फैल जाती है, तो पूरे भारत में दोस्तों इसको फैलने में टाइम लगता है 15 जुलाई तक, ठीक है। कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत डाटा आगे पीछे भी दिया हुआ रहेगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं। 1 से लेकर के 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में आपका मौसम मानसून फैल जाता है आपका, ठीक है। और सितंबर फिर आते आते मानसून लौटने लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लौटते हुए मानसून से कहाँ पर बारिश होती है, तो लौटते हुए मानसून दोस्तों ये है आपका, ये है दोस्तों आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं मेरे भाई, कोरोमंडल तट। और यही कोरोमंडल तट पर जब उत्तर पूर्वी मानसून आती है, ये बंगाल की खाड़ी से नमी चुराती है और ये दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है। और जाड़े के दिनों में कब, तो नवंबर दिसंबर में, ठीक है। नवंबर दिसंबर में लौटते हुए मानसून से यहाँ पर झमाझम जबरदस्त बारिश होती है। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी नंबर, 1 से 15 जुलाई, है ना। ये आपका दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पूरे भारत में फैल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे भारत में 90% जो बारिश होती है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून के वजह से ही 90% वर्षा होती है भारत में, ठीक है। चलिए जी, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 110 सेंटीमीटर, ये भी आपको याद रखना है, 110 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है, अगर सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है यहाँ पर होती है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप है। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं आपका, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, वहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। यहाँ पर लगभग 400 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है दोस्तों, है ना। और यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे, तो सदाबहार वन, है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहाँ वृक्ष कौन कौन से मिलेंगे, रोजवुड है, महोगनी है, सिनकोना है, येवोना है, आबनूस है ना। तो ये सारे वन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सवाल तो बहुत आसान है भाई कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपको पता होगा कि सबसे चमकता कौन है, तो आप उसको नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, वो ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे ज़्यादा चमकीला इसलिए दिखता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये गर्म ग्रह है ना, सबसे ज़्यादा ये गर्म ग्रह है। और ये नज़दीक भी है हमारा, ये भी कारण है, ठीक है। और गर्म भी है, सबसे ज़्यादा ये गर्म ग्रह है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि ब्रह्मांड का, है ना, ब्रह्मांड नहीं हमारे सौर मंडल का, ब्रह्मांड नहीं हमारे सौर मंडल का दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, है ना। तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना है, ठीक है जी, है ना। बृहस्पति जो है ना, इसका भाई साहब गजब का चक्कर है, गजब का ये इसका स्पीड है। ये अपने धुरी पर ना, जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटा लगता है भाई साहब। ये बृहस्पति इतना बड़ा है, फिर भी दोस्तों इसको मात्र 10 घंटा में अपना एक चक्कर मार लेता है। यानी कि बृहस्पति पर दिन रात जो होगा वो कितने देर का होगा, तो वो दोस्तों 10 घंटा में ही यहाँ पर दिन रात हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटा में दोस्तों एक चक्कर लगा लेगा ना आपका ये, ठीक है। तो सबसे कम होता है, सबसे कम जो होता है बृहस्पति का ही होता है अपनी धुरी पर, ये टाइम सबसे कम लगता है आपका, वो ग्रह है आपका बृहस्पति, याद रखिएगा, है ना। लेकिन अपने धुरी पर घूमने में तो इसको 10 घंटा लगता है, लेकिन अगर सूर्य के चारों ओर अगर बात करें कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना लगता है, तो 12 वर्ष लगता है आपका, ठीक है। सूर्य के घूमने में 12 वर्ष लगता है, यानी कि परिक्रमण काल कितना लगता है, तो 12 वर्ष। और परिक्रमण कितना लगता है दोस्तों, तो परिक्रमा हो जाएगा आपका, घूर्णन कितना हो जाएगा 10 घंटा, और परिक्रमण कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। अगर पूछे दोस्तों कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा हमारा ज्ञानीमीड, है ना। कौन सा हो जाएगा, ज्ञानीमीड जो है ये सबसे
बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको याद रखिएगा। और ज्ञानीमीड जो है ना, ये बृहस्पति का ही उपग्रह है। इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग हो जाएगा आपका पीला, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है भाई, पीला है ना, याद रखिएगा। क्योंकि लोग देखते हैं महिलाओं लोग जो बृहस्पति करती है, बृहस्पतिवार करती है, तो पीला वस्त्र पहनती है ना। तो बृहस्पति का रंग कैसा होता है, पीला होता है, इसी वजह से दोस्तों। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका चंद्रमा, जिसको जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों आपको सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को, दोस्तों याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, अगर पूछे दोस्तों कि सूर्य से दूरी के हिसाब से आपको सजाना है तो कैसे सजाइएगा, सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा, इसके बाद क्षुद्र ग्रह है, फिर है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और बीच में क्या है आपका क्षुद्र ग्रह, किसके किसके बीच में, तो ये है आपका मंगल, ये है आपका बृहस्पति, इसके बीच में है आपका ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह आखिर क्या है, तो ये दोनों ग्रह से जो टूट करके दोस्तों अलग हुआ है, इसी का ये पार्ट है, इसी का ये भाग है, और ये भी हमारे सौर मंडल में क्या कर रहा है, तो चक्कर लगा रहा है, याद रखिएगा, है ना। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, है ना, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, है ना। पृथ्वी जो है ये 5वें नंबर पर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए देखिए, चारों ग्रह जो दिख रहा है ना दोस्तों, इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और ये जो 4 ग्रह आगे वाला दिख रहा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये है आपका बाह्य ग्रह, इसको कहा जाता है। और ये जो बाहरी ग्रह है, ये कैसी ग्रह है, ये गैसीय है, बाकी दोस्तों अंदर वाला ये गैसीय नहीं है, ये आपको याद रखना, ये ठोस के रूप में है आपका, ठीक है जी। चलिए, सबसे छोटा अगर पूछे तो छोटा हो जाएगा बुध, है ना। अगर पूछे दोस्तों वो कौन से ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो हो जाएगा बुध और आपका शुक्र, क्योंकि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के कितने उपग्रह हैं, मंगल के दोस्तों आपका 2 हैं, फोबोस और डीमोस आपका मंगल के उपग्रह हैं, याद रखना है। तो इतने सारे चीज़ अगर याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा। प्रश्न है, रणथंभौर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। अब चलिए रणथंभौर कहाँ चलते हैं, रणथंभौर राजस्थान आप लोग को घुमाते हैं दोस्तों। रणथंभौर कहाँ है जी, तो रणथंभौर का जो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर पूछे आप तो सिमलीपाल, जल्दी से बताइए, सिमलीपाल जल्दी से बताइए कि सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है ये कहाँ है, उड़ीसा में है। बहुत सारा अभ्यारण्य अभी आपको हम बताने वाले हैं। सिमलीपाल, इसके बाद आप बताइए मानस, मानस कहाँ हो जाएगा, मैं फटाफट लिख देता हूँ, मानस हो जाएगा असम में। अगर आप बताइए बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है जी, बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक में, ठीक है, बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। इसके बाद अगर पूछे पेरियार, है ना, पेरियार नदी भी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका केरल में। पुराम्बिकुलम बताइए दोस्तों, पुराम्बी, है ना, नाम टेढ़ा है, नहीं सुने होंगे, पुराम्बिकुलम, तो पुराम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी दोस्तों आपका केरल राज्य में है, ठीक है। पुराम्बिकुलम भी कहाँ है, केरल में है, याद रखना है ना। मानस असम में है, एक सिंग वाला गैंडा, है ना, बहुत सारा है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारा है ना। जैसे गिर है, गिर गुजरात में हो गया आपका, जिम कार्बेट उत्तराखंड में हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा कान्हा मध्य प्रदेश में हो गया, बहुत सारे है ना, दाम्फा, है ना, बहुत सारे है, आप याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आपका 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, सवाल तो बहुत छोटा है लेकिन इससे संबंधित मैं आपको बहुत सारा चीज़ बताऊंगा। देखिए वो राज्य कौन सा है दोस्तों, जहाँ का लिंगानुपात, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा, लिंगानुपात माप जो होता है ये प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, इसको कहते हैं लिंगानुपात। और मात्र एक ही राज्य है जहाँ का जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है और वो राज्य हमारा केरल, और केरल का है कितना तो 1084 है, याद रखना है, सबसे ज़्यादा आपका केरल का ही है। केरल के बाद किसका नंबर आता है, तो केरल के बाद नंबर आता है दोस्तों आपका तमिलनाडु का। देखिए साउथ में देखिएगा ना तो साउथ में बहुत हद तक ठीक है ना, लेकिन उत्तरी भारत में देखिएगा दोस्तों बहुत खराब स्थिति है ना। उत्तर भारत के जो लोग हैं ना ये धर्म के चक्कर में पीछे रहते हैं, धर्म के चक्कर में पीछे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। साउथ वाले को ये सबसे मतलब नहीं, ये सबसे मतलब कम मतलब है, बहुत कम मतलब है, अपना उन लोग अपना ध्यान देते हैं, है ना। उन
लोग अपना कल्चर को बचा के रखता है दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या हैं, बस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लगे हैं। भाई साहब अपना ध्यान दो, है ना, अपने लाइफ पर ध्यान दो दोस्तों, कोई नहीं आपका ध्यान देगा, है ना, कुछ नहीं, आपको कोई नहीं करेगा, ठीक है। सरकार आएगी सिर्फ धर्म के नाम पर आपको लड़ाएगी और इससे आपको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केरल हो जाएगा, है ना। और देखिए अगर हम बात करें कि भारत का, है ना, भारत का लिंगानुपात कितना है भाई रे भारत का, तो भारत का हो जाएगा आपका 943, है ना। 2011 के अनुसार दोस्तों भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 के अनुसार हो जाएगा आपका 943 हो जाएगा, ये आपको याद रखिएगा। अगर पूछे बिहार का, तो बिहार का लिंगानुपात हो जाएगा 918, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको पूछा जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भारत का शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात 918 है और दोस्तों वयस्क लिंगानुपात 943 है ना, याद रखना है। भारत का अगर पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है अपना बिहार। बिहार में कुछ रहे चाहे नहीं रहे, जनसंख्या तो खद खद कर ही रहा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार में है। सबसे ज़्यादा दोस्तों शिक्षा व्यवस्था, खत्म शिक्षा व्यवस्था, सबसे निम्न शिक्षा व्यवस्था वो बिहार का ही है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। हमारे जो दो मुख्यमंत्री 15-15 साल जो राज किए हैं ना, इन्हीं का योगदान है कि हमारा बिहार जो है इतना पीछे है और अभी और पीछे जाएगा, क्योंकि अगर ये लोग रह गए ना तो अभी और कितना पीछे जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेंगे जो 9वीं फेल हो और जिनको कुछ ज्ञान नहीं हो, है ना, जो पढ़े लिखे लोग हो ना, वो धूल फाक रहे हैं दोस्तों घर में बैठ के रोड पर, है ना। और ऐसे ऐसे लोग इतने बड़े पोस्ट पे हैं लेकिन इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आखिर कैसे बिहार आगे जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग उसको जिता करके वहाँ पर भेजते हैं, ठीक है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, ठीक है। सब लोग भूल जाते हैं ना, बाद में भूल जाते हैं। अभी ये हुआ, बाद में एग्जाम जब वोट पड़ेगा ना तो सारा भूल जाएगा, सब अपने जात को वोट देगा, ठीक है। और यही तो गलत है, जात पात के चक्कर में, धर्म के चक्कर में लोग अपने आप को बर्बाद कर दिए हैं, अपना जनरेशन को बर्बाद कर दिए हैं, अपने देश को, अपने मातृभूमि को बर्बाद कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है जी। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका केरल। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है आपका 19 नंबर है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, तो जहाँ पर उष्ण क्षेत्र होगा, है ना, जहाँ पर डेली सबसे ज़्यादा गर्म वाला इलाका होगा। गर्म के अलावे दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, आर्द्रता चाहिए, है ना, आर्द्र चाहिए। आर्द्रता के अलावे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं और ये सभी चीज़ आपको मिलेगा कहाँ पर, तो 0 डिग्री के पास आपको, है ना, 0 डिग्री के आसपास का जो इलाका है ना, यहाँ पर दोस्तों सालों भर गर्मी रहता है, सालों भर यहाँ पर बारिश होती है, सालों भर यहाँ पर आर्द्रता की नमी बनी रहती है आपका। और ये जो क्षेत्र होता है ये दोस्तों होता है आपका जैव विविधता वाली क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है आपका। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। आपका आंध्र नहीं, आर्द्र यहाँ पर कर लीजिएगा, ये आंध्र हो गया है, इसको आर्द्र कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये भारत में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ मिलेगी दोस्तों, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो विषुवत रेखा के पास होगा यहीं पर सबसे ज़्यादा विविधता मिलेगी। ये केरल वाला जो पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावे अंडमान निकोबार चल जाइए, यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, है ना। इसके अलावे आपका नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रश्न नंबर है आपका 20 नंबर। प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपका कि भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है। देखिए वर्तमान में जो वन विस्तार की अगर हम बात करें, है ना, तो वन विस्तार अभी भारत में दोस्तों 24.62% है ना। और ये थोड़ा बहुत का सुधार हुआ है इसमें, है ना। अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं और सरकारें क्या कर रही है, 4 लेन 6 लेन, है ना जी, है ना, ये जबरदस्त ये चल रहा है, वो चल रहा है, पूरा जंगल को साफ कर रहे हैं, पूरा पेड़ पौधे काट रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ जो 100 बरस से दोस्तों, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, शीशम का वृक्ष जो सड़क के किनारे था, है ना, उसको काट करके गिरा दिया गया दोस्तों। और वहां पर क्या बना दिया गया, 6 लेन बना दिया गया, है ना, 6 लेन बना दिया गया। क्यों, क्योंकि आप आराम से जा सके, सरकार को आय मिल सके, ठीक है। और इससे कोई फायदा नहीं है। उसकी जगह पर आप पेड़ पौधा तो पहले लगा देते, उसके बाद उसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये जो आंकड़ा है याद रखिएगा 24.62 अभी जो है वर्तमान में वन विस्तार है आपका भारत का आपका। ठीक है, कितना प्रतिशत होना चाहिए? अगर पर्यावरण को संतुलित हमको बनाकर रखना है तो 33% वन होना चाहिए आपको, और अभी है कितना 24.62। देखिए बिहार की स्थिति तो बहुत ज़्यादा दयनीय है दोस्तों। बिहार में लगभग 7% दोस्तों मात्र वन है ना, मात्र बिहार में 7% वन है। बहुत दयनीय स्थिति है आपका बिहार का आपका। ठीक है जी, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा आपका। सबसे अधिक अगर हम वन की बात करें, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में अगर जंगल वन है तो वो है आपका मध्य प्रदेश में आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़ का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। अगर हम प्रतिशत में बात करें, ठीक है, तो प्रतिशत में दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्रतिशत में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा आपका मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है। मिजोरम के अलावा दोस्तों आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, है ना, तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका अंडमान द्वीप, चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और पांचवें नंबर पर नागालैंड आपका। ठीक है, बिहार जो है ना बहुत दूर दूर है दोस्तों। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों कि विश्व का, अगर पूछे सवाल कि विश्व का, है ना, विश्व के कुल वन क्षेत्र का भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो विश्व का मात्र 2.82% है ना। विश्व का मात्र दोस्तों 2.82% यहाँ पर आपका वन है। और जबकि विश्व के जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 17.5% जनसंख्या जो है विश्व का जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है, और जंगल यहाँ मात्र 2.21% है ना। तो कहाँ से शुद्ध हवा मिलेगा? शुद्ध हवा मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। तो भाई साहब अपने लाइफ में कम से कम दोस्तों अपने ज़िंदगी भर में 2 पौधा जरूर लगाइए। ठीक है, अपने ज़िंदगी में 2 पौधा जरूर लगाइए, और ऐसा पौधा लगाइए कि वो दोस्तों आपके पूरा जीवन भर रहे वो पौधा, और जीवन भर कम से कम जितना दिन आप पृथ्वी पे हैं तो उतने दिन कम से कम उतने दिन के लिए आप जितना ऑक्सीजन डेली लेते हैं तो उतने दिन के लिए अपना ऑक्सीजन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये कार्य आपको करना चाहिए। ठीक है, मैंने ये कार्य बहुत पहले कर दिया हूँ, है ना, बहुत पहले कर दिया हूँ, 2 नहीं कम से कम सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं। ठीक है, तो आपको भी कम से कम ये कार्य करना चाहिए। प्रश्न है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो देखिए गेहूं का प्रचुर मात्रा में सिर्फ उत्पादन पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता प्रति हेक्टेयर तब आंसर हो जाता थोड़ा सा चेंज, है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा है दोस्तों उत्पादन, तो उत्पादन में हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है आपको। ठीक है, अगर प्रति हेक्टेयर पूछता दोस्तों तो हो जाता आपका पंजाब प्रति हेक्टेयर में सबसे आगे है। ठीक है, देश का जो जितना गेहूं उत्पादन होता है उसका 20% जो गेहूं है वो आपका उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है आपको। ठीक है, अगर पूछे कि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल चावल में, याद रखना है। गन्ना में प्रथम स्थान किसका है भाई? तो गन्ना में हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का। गन्ना में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगर आलू पूछे तो आलू दोस्तों, है ना, आलू हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है ना। आलू दोस्तों भारत में कौन लाया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में आलू लाया गया था। अगर पूछे आलू के अलावा रेशम, है ना, जल्दी से बताइए रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? तो कर्नाटक में हो रहा है, याद रखना है। रेशम के अलावा दोस्तों अगर चाय का उत्पादन अगर पूछे तो चाय हो जाएगा आपको असम में। चाय कहाँ है? असम में। अगर कॉफ़ी पूछे तो कॉफ़ी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। ठीक है, कॉफ़ी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में, है ना जी, याद रखिएगा ये सब सारी चीज़ें आपको पूछा जाता है। इसके अलावा अगर रबर पूछे तो रबर हो जाएगा आपको केरल में। अगर कपास पूछे तो कपास हो जाएगा आपको गुजरात में। ठीक है, कपास हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। और गेहूं तो आपको बता दिया ना, उत्तर प्रदेश चावल हो गया आपका। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं आपका 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? अब देखिए एक दिन जुड़ कैसे जाता है? तो एक दिन जो जुड़ जाएगा ना वो जुड़ेगा कैसे? जब हम आपको बताए थे, ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, ये जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है दोस्तों ये कहाँ से गुजरती है? तो ये ग्रीनविच से गुजरती है। और ग्रीनविच कहाँ है मेरे भाई? तो ग्रीनविच है आपको लंदन में। ठीक है,
लंदन में है। और ग्रीनविच के जो भी देश आपका पूर्व में है इसका समय क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और ग्रीनविच के जो भी आपका पश्चिम में है इसका समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि यहाँ से आप इधर जाइएगा तो जुड़ते चला जाएगा, यहाँ से इधर जाइएगा तो घटते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 180 डिग्री देशांतर, पश्चिम से किधर जाएंगे हम, पूर्व में जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन जुड़ जाएगा दोस्तों। 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम से पूर्व में जाएंगे तो एक दिन हमको जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री कहीं तो होगा 180 डिग्री, 1 डिग्री 2 3 4 5 6 कहाँ होगा, 180 इसके जस्ट पीछे होगा, है ना। 180 क्या होगा, इसके जस्ट पीछे होगा। और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है, याद रखिएगा, है ना, वो दो रेखा नहीं है। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी। ये गुजरती है दोस्तों आपको प्रशांत महासागर से। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है, याद रखना है। तो 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व अगर हम जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा। अगर पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, हमारा घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए हीरा क्या है, हीरा दोस्तों बहुत महान चीज होता है। अगर आपके पास हीरा है ना तो आप महान हैं, यानी कि हीराकुंड बांध जो हो जाएगा ये महानदी पर हो जाएगा आपका। ठीक है, किस पर हो जाएगा, महानदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, महानदी। हीरा क्या है आपका, महान है, महानदी पर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हीराकुंड जो बांध है ना, ये विश्व की सबसे लंबी बांध है। विश्व की सबसे लंबी बांध कौन सी है, तो वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। कहाँ, तो ये है भाई साहब आपका उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 4800 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछे आपसे दोस्तों कि फरक्का परियोजना, जल्दी से बताइए, फरक्का परियोजना किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है। फरक्का परियोजना जो भागीरथी नदी से भी संबंधित है ना। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा अगर भागीरथी, तो भागीरथी भी मार देना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो गंगा से ही अलग हुआ था भागीरथी, है ना, तो वो भी पर आपको कभी कभी फरक्का दे देता है भागीरथी पर भी, तो याद रखिएगा आपको। ठीक है, और जो ये फरक्का परियोजना है ना, ये भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है। अगर पूछे कि बांग्लादेश और भारत की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो फरक्का परियोजना है। अगर पूछे कि कावेरी परियोजना किस नदी पर है, तो कावेरी परियोजना हो जाएगा कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है भाई साहब, तो कावेरी नदी देखिए यहाँ से निकलती है। ये है आपका कर्नाटक के है कुर्ग, है ना, कुर्ग, या फिर यहीं पर है ब्रह्मगिरी, यहीं से निकलती है आपको कावेरी नदी। और कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, कावेरी जल विवाद। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कावेरी परियोजना जो है ना, ये किस किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। इसके अलावा दोस्तों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों से संबंधित है आपको कावेरी परियोजना, याद रखना है। अगर पूछे कि दामोदर परियोजना, अभी ना बताए थे दामोदर वाला, तो दामोदर की परियोजना घाटी की जो इसकी स्थापना होती है 1948 में, और ये भारत की पहली परियोजना थी, है ना जी, इसी को याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 24 नंबर, कि भारत की निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। देखिए निजी क्षेत्र कह रहा है भाई साहब, निजी मतलब कि ये किसी के अंडर में है, ये सरकार का नहीं है, ये प्राइवेट है ना। ये कैसा है, प्राइवेट है। तो निजी क्षेत्र का जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मुंद्रा, है ना। कौन हो जाएगा, मुंद्रा। और ये मुंद्रा है कहाँ, गुजरात में, है ना दोस्तों, ये है मुंद्रा गुजरात में। और ये किसका है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनके प्रिय मित्र आपने समझ गया होगा, ये अडानी समूह का है ना। ये किसका है, ये अडानी समूह का है, हमारे मोदी जी का प्रिय मित्र, जो ये सब चीज़ इनको देते जा रहे हैं। यही है इनका जो भारत का निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्युत परियोजना, मुंद्रा गुजरात में दोस्तों। और ये कच्छ के रण में आपका पड़ता है, याद करिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए राजा मुंद्री, जल्दी से बताइए, राजा मुंद्री जो परियोजना है ये कहाँ है ना। राजा मुंद्री जो परियोजना है दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अगर कोरबा पूछे, कोरबा कहाँ है, तो कोरबा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कई बार पूछा गया सवाल है कोरबा, ठीक है। तो कोरबा विद्युत परियोजना जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। और कोरबा में दोस्तों हिंडाल्को की स्थापना किया गया है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, कह रहा है कि कपास की पैदावार किस मिट्टी में होती है। तो कपास दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कपास से भी एक सवाल आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। देखिए कपास का जो पैदावार होता है दोस्तों ये काली मिट्टी में होता है आपका, ठीक है। काली मिट्टी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं जीत, इसी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, है ना, इसी को कहते हैं रेगुर मिट्टी भी इसका नाम में है, याद रखिएगा। काली मिट्टी जो होता है दोस्तों ये जल धारण क्षमता इसमें ज़्यादा होता है, मतलब जब जल धारण इसमें क्षमता ज़्यादा रहेगा तो कॉमन सेंस है कि इसमें नमी ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगा तो ये चिपचिपा होगा, है ना, होगा ही होगा, याद रखना है। काली मिट्टी दोस्तों ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। काली मिट्टी में आपको आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो ये कपास की फसल इसमें होती है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है ना। भारत में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसी पर आधारित है, किस पर, तो ये सूती वस्त्र पर आपका आधारित है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 26 नंबर। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। इसका PDF नोट्स अगर चाहिए आपको, है ना, अगर सामाजिक विज्ञान 9-10 की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, इसके अलावा 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे PDF, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 26 नंबर। प्रश्न कह रहा है हमारा कि कौन सा नहर अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जो नहर है दोस्तों उस नहर का नाम है पनामा नहर, है ना। क्या नहर नाम है, उत्तर में है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, नीचे में आपको दक्षिण अमेरिका और यहाँ पर छोटा पतली रास्ता से दोस्तों आपका ये जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा आपका पनामा। इधर है अटलांटिक महासागर, इधर है आपको प्रशांत महासागर, ये दोनों के बीच में क्या बना दिया गया, यहाँ पर एक दोस्तों नहर बना दिया गया है, याद रखिएगा। इसका निर्माण कब होता है, निर्माण आपसे पूछेगा भाई तो निर्माण आपको गलत नहीं करना है। 1914 ईस्वी में इसका निर्माण होता है और 1914 में ही क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध भी शुरुआत हुआ था, उसी समय दोस्तों इसका निर्माण होता है, ठीक है। चलिए और अगर पूछा जाए कि ये पनामा नहर दोस्तों किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो पनामा देश के अधिकार क्षेत्र में, याद रखना है। और ये पनामा देश के अधिकार क्षेत्र में कब आया, तो ये 2000 ईस्वी में आया, ये पनामा क्षेत्र के अधिकार में आपका याद रखना है। और 1956 एक नहर और है, उसका नाम है स्वेज नहर, है ना। ये स्वेज नहर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो ये भूमध्य सागर, है ना जी, भूमध्य प्लस लाल सागर को ये जोड़ता है आपको स्वेज नहर। स्वेज नहर के अगर निर्माण की बात करें तो 1869 में दोस्तों इसका निर्माण होता है, ठीक है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण होता है, ये भी आपको याद रखना है। स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सू नहर, है ना, एक और नहर है सू नहर, तो सू नहर जो है दोस्तों ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। और सुपीरियर झील कौन सा झील है, तो यही सुपीरियर भाई जो दुनिया का सबसे क्या है, सुपर है, सुपीरियर है, यानी कि मीठा पानी है ना, ये सुपर पानी है, मीठा पानी है, आप इसको पी सकते हैं। तो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है सू नहर, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें कील नहर, जल्दी जल्दी बताते चलिए, कील नहर दोस्तों किसको किसको, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, है ना, नॉर्थ सागर को बाल्टिक सागर से आपको ये जोड़ता है, कौन सा, तो कील नहर, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है, लंबी नहीं पूछ रहा है, तो बड़ी अगर पूछे तो बड़ी हो जाएगा आपका अमेजन नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ना जी, याद रखिएगा, अमेजन सबसे बड़ी नदी है ना। चलिए और अगर पूछे दोस्तों कि अमेजन की लंबाई कितनी है, तो 6296 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है। अगर पूछे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी में हो जाएगा आपका नील नदी, है ना, लंबी कौन सी हो जाएगा,
नील नदी सबसे लंबी नदी है। नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6,690 किलोमीटर। और अमेजन की लंबाई कितनी है? 6,296 किलोमीटर दोस्तों, याद रखना है ना जी। चलिए, वो कौन सी नदी है दोस्तों, जल्दी से बताइए, वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी है दोस्तों आपको कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो, है ना। वो कौन सी नदी है? कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये भूमध्य रेखा है, इधर से जाती है एक बार, फिर ऊपर से नीचे आ जाती है, ये 2 बार काटती है। आगे बताना है कि वो कौन सी नदी है, वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। और एक सवाल और बताना है कि वो कौन सी नदी है जो दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है आपका माही नदी, है ना। माही नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों सवाल आपको पूछा जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं हम, आपका 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? देखिए, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय वैसे संसाधन को कहेंगे जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं? नया कर सकते हैं, बार बार उसको हम बना सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय होते हैं, अगर एक बार भैया समाप्त हो गया तो आप झाल बजाते रह जाइएगा, यानी कि दूसरे बार बनने में इसको हजारों लाखों साल लग जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे अनवीकरणीय। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा था नवीकरणीय नहीं है, तो जल कभी समाप्त नहीं होगा पृथ्वी पर, आज भी है, आज से हजारों लाखों बरस बाद भी दोस्तों ये पानी रहेगा ही रहेगा। वायु भी रहेगा, सौर भी रहेगा, लेकिन कोयला दोस्तों नहीं रहेगा। कोयला दोस्तों आज से 50 साल बाद देखना आप खत्म हो जाएगा कोयला। उसके बाद दोस्तों कोयला सिर्फ हम लोग किताब में पढ़ेंगे, 50 साल बाद तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कोयला आपका अनवीकरणीय संसाधन, जो नवीकरणीय नहीं है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपका 29 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए, शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक पूछ रहा है, जनसंख्या पूछ रहा है भाई, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। अगर प्रतिशत पूछता शहरी जनसंख्या का, है ना, प्रतिशत, देखिए शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत में हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। जनसंख्या के प्रतिशत में आगे कौन है? तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में दोस्तों कितना शहरीकरण है, जो जल्दी से बताइए आप कि महाराष्ट्र में शहरीकरण कितना है, जल्दी से आपको बताना होगा। ठीक है जी। चलिए, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछे दोस्तों कि भारत का शहरीकरण जो है प्रतिशत में कितना है, तो 2011 के अनुसार जो दोस्तों भारत की जनगणना के अनुसार शहरीकरण जो भारत का है वो 31.1% ये आपका भारत का है, याद रखना है ना जी। भारत का आपका 31.1 है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो भारत की नेपाल से मिलने वाली सीमा कौन सी होगी? जल्दी से बताइए जी। नेपाल, तो नेपाल का जो मानचित्र है वो बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको उत्तराखंड, यहाँ मिलेगा आपको यूपी, यहाँ मिलेगा आपको बिहार, यहाँ मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, और थोड़ा सा यहाँ मिलेगा आपको सिक्किम। यानी कि कितने राज्य हो गए, है ना, टोटल 5 राज्य दोस्तों इससे सीमा बनाती है, याद रखिएगा। ये 5 राज्य का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका सिक्किम, ये 5 राज्य सीमा बनाती है। किससे? तो हमारा पड़ोसी उत्तर में है नेपाल, इससे। ठीक है जी। चलिए, अगर हम आपसे पूछे दोस्तों म्यांमार, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेपाल से मिलती है तो अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलेगा, पंजाब भी नहीं मिलेगा, मणिपुर भी नहीं मिलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सिक्किम आपका। अगर पूछे कि म्यांमार, जल्दी से बताइए आप लोग कि म्यांमार से कौन कौन राज्य सीमा बनाती है? म्यांमार से दोस्तों कौन कौन राज्य सीमा बनाती है? तो म्यांमार से अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो सबसे उत्तर में मिलेगा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे मिलेगा आपको नागालैंड, है ना, नागालैंड के नीचे आइएगा तो देखने को मिलेगा आपको मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको मिजोरम। तो ये 4 राज्य याद रखिएगा, किससे? तो ये हो जाएगा म्यांमार से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका म्यांमार से
4 राज्य दोस्तों। अगर पूछे भूटान से तो भूटान का दोस्तों इस प्रकार से है, तो इधर मिलेगा आपको सिक्किम, है ना, इधर मिलेगा आपको सिक्किम, यहाँ पर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, है ना, यहाँ पर मिलेगा आपको असम, है ना, और यहाँ मिलेगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य आपको हो गया, ये भूटान से भी, ठीक है, ये भूटान से भी कितने राज्य, 4 राज्य, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें दोस्तों बांग्लादेश, अगर हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बना रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन, यहाँ पर हो जाएगा असम, जल्दी से बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आपको मेघालय, है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपको मेघालय, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका त्रिपुरा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, तो टोटल कितने राज्य हो गए, तो टोटल हो गए दोस्तों आपको किससे, बांग्लादेश से 5 राज्य। ये 5 राज्य आपको नाम याद रखना है। अगर हम पूछे आपसे कि पाकिस्तान से दोस्तों कितने राज्य सीमा बनाती है, तो पाकिस्तान से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका गुजरात हो जाएगा, है ना, ये गुजरात हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका राजस्थान, है ना, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा आपका पंजाब, पंजाब के बाद 3 ही राज्य है। राज्य कितने हैं, तो राज्य 3 हैं। अगर केंद्र शासित हो जाएगा तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और ऊपर वाला हो जाएगा आपको लद्दाख। ठीक है, तो ये दोस्तों 2 केंद्र शासित भी बना रहा है, और दोस्तों 3 आपका राज्य बना रहा है। किससे, तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान से। अगर पूछे दोस्तों आपका अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से मात्र यहाँ पर एक देश है, उसका नाम है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से मात्र एक ही राज्य बना रहा है, वो भी यूटी, है ना, वो भी यूटी बना रहा है, यूनियन टेरिटरीज, और उसका नाम है आपको लद्दाख, है ना, उसका नाम है आपका लद्दाख दोस्तों। किससे, तो अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है, तो 106 किलोमीटर आपका सबसे कम दोस्तों, इसी से हम सीमा रेखा बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा किससे बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बनाते हैं हम बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितना दूरी है, तो 4096.6 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये बांग्लादेश से दोस्तों हम सीमा बनाते हैं सबसे ज़्यादा, है ना जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 32 नंबर। कमेंट करके आपको बताना है कि चाइना से कौन कौन राज्य सीमा बनाती है, जल्दी से बताइए। चीन से कौन कौन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाती है। प्रश्न है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में है। घनी जनसंख्या की बात कर रहा है, तो सबसे घनी जनसंख्या वाला जो राज्य है दोस्तों अपना बिहार है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर नंबर आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक घनी आबादी वाला आपका बिहार है। ठीक है, हाँ, आंसर नंबर हो जाएगा आपका 32 का, है ना, बी नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या जी। 30 के बाद देखो भाई, गड़बड़ ना हो गया। 30 के बाद क्या होता है, 30 के बाद आपका 31 ना होता है, यहाँ 32 लिखा गया है। ठीक है, वही हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ लगता है गड़बड़ चल रहा है। तो 30 के बाद 31 हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर बिहार हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका 33 नंबर, और ये बिहार वाला कितना है, तो बिहार वाला मैं आपको बता दिया हूँ, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। सबसे ज़्यादा आपका बिहार का ही है। अगर पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम किसका हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, मात्र 17 व्यक्ति। ठीक है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका। अगर पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, है ना। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या वाला। सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक घनत्व बिहार, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न है कि भारत के उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आता है दोस्तों, ये आता है आपको ओडिशा राज्य में, है ना। ओडिशा राज्य में ऑप्शन के अनुसार अगर वेस्ट बंगाल अगर ऑप्शन में रहता तो वेस्ट बंगाल भी हो सकता था, लेकिन वेस्ट बंगाल ऑप्शन में नहीं है। अगर आंध्र प्रदेश रहता तो आंध्र प्रदेश भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा, तो उड़ीसा हो जाएगा। ये है दोस्तों आपका उड़ीसा, है ना। और उड़ीसा में आपको यहाँ पर हमेशा चक्रवातीय तूफान आते रहता है। ये बंगाल की खाड़ी से उठता है और यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा जानमाल की क्षति पहुँचाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर।
प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्र मिलान स्थल है। देखिए 3 और समुद्र से घिरा हुआ वो स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नीचे कौन सा है, तो नीचे भाई साहब ये आपका श्रीलंका है, और यही है आपको कौन, हिंद महासागर, है ना। नीचे में इधर हो जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी, है ना, इधर हो जाएगा आपको अरब सागर, ठीक है, इधर हो जाएगा अरब सागर। तो यहाँ पर जो बिंदु है ना दोस्तों, यहाँ पर आपका अरब सागर का भी पानी है, बंगाल की खाड़ी का भी पानी है, हिंद महासागर का भी पानी है, और इस जगह का क्या नाम है, कन्याकुमारी नाम है आपका। इस जगह का नाम है आपको कन्याकुमारी, और ये कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये है आपको तमिलनाडु में। कहाँ है जी, तमिलनाडु में है। ये भारत का मुख्य भूमि का, है ना, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये कन्याकुमारी। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को। चलिए जी अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 35 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। ठीक है, बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है ना, बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है, ये दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय तेल निगम का है आपका। ठीक है, किसका है, भारतीय तेल निगम का ये इकाई है। अगर बरौनी की हम बात करें, है ना, बरौनी जो है दोस्तों ये बेगूसराय में है, और इसकी जो स्थापना होती है ये रूस, है ना, रूस प्लस रोमानिया, है ना, रूस प्लस रोमानिया के सहयोग से दोस्तों ये बरौनी रिफाइनरी की आपका स्थापना होती है। इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों, ये आपका जो कार्यरत है ना, ये 1964 से आपका ये कार्यरत है, 1964 से आपका ये कार्य कर रही है ना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 36 नंबर। प्रश्न है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी कौन सी है। अब वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो भाई साहब एक लाइक भी कर दीजिए, है ना, एक लाइक तो कर दीजिए मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन। चलिए प्रश्न कह रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी। अब देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ मिलेगा, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ मिलेगा भाई, तो मानते हैं ये बिहार है। बिहार का दोस्तों ये कोना में मिलेगा आपको, क्या, तो ये कोना में मिलेगा सोमेश्वर की पहाड़ी। और ये कोना में कौन राज्य है, वेस्ट पश्चिमी चंपारण है आपका, है ना, वेस्ट पश्चिमी चंपारण है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ये सवाल कह रहा है। सवाल तो बड़ा लाजवाब है। और यहाँ से जो नदी निकलती है दोस्तों, ये निकलती है आपको बूढ़ी गंडक नदी। कौन सी नदी, बूढ़ी गंडक नदी निकलती है दोस्तों, और ये सीमा बनाती है आपका, ये यूपी है इधर, और इधर है आपका बिहार, अपना प्यारा बिहार। तो यहीं से निकलती है बूढ़ी गंडक नदी, याद रखना है। चंपारण जिले में ये प्रवेश करती है, यहीं से सोमेश्वर की पहाड़ी से निकल करके आपका, ठीक है। चलिए, और ये फिर जाकर के दोस्तों गंगा में मिल जाती है ना, ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर होते हुए दोस्तों ये जाकर के गंगा में मिल जाती है बूढ़ी गंडक नदी। अगला प्रश्न है आपका 37 कि बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान को औसत ढाल किस ओर है। देखिए बिहार के दक्षिण गंगा मैदान, अगर देखिए हम ये बिहार का मानचित्र बना दें, है ना, ये सिंपल बिहार आप मान लीजिए, बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहा दिए हम, ये गंगा नदी हम इसको दोस्तों बहा दिए, है ना, ये गंगा नदी, गंगा मैया हमसे बह गई बिहार से। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि दक्षिण गंगा, अब गंगा के जो दक्षिण है ये साउथ है, ये क्या है आपका नॉर्थ है। तो दक्षिण गंगा के मैदान में औसत ढाल कह रहा है। अब देखिए ढाल किधर है जी, अब देखिए गंगा नदी बह रहा था, अब देखिए गंगा में दोस्तों दक्षिण से बहुत सारी नदियां जाकर के गंगा में मिल रही है। अब देखिए जिधर ढाल रहेगा ना उधर ही ना गंगा बहेगी। तो ढाल किधर दिख रहा है आपको, उत्तर की तरफ ढाल दिख रहा है, जैसे सोन नदी मिल गया, पुनपुन नदी मिल गया, करमनासा नदी मिल गया आपको, है ना, बहुत सारी और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो जाकर के गंगा में मिलती है आपको, है ना। तो ये ढाल किधर हो गया, तो दक्षिण से उत्तर की ओर ये ढाल है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका आंसर नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर ये ढाल है ना, कोई दिक्कत आपका नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 38 नंबर। प्रश्न है आपका कि 18वीं सदी में के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी, बताइए, है ना। 18वीं सदी में दोस्तों भीषण अकाल पड़ता है, कब, तो बंगाल में पड़ता है दोस्तों। और बंगाल में ये भीषण अकाल हुआ था, सुखाड़ पड़ गया था, है ना, वो सुखाड़ हुआ था 1770 ईस्वी में, जबरदस्त सुखाड़ हुआ था 1770-69 से लेकर के दोस्तों ये चला था आपका कब तक, 1773 ईस्वी तक चला था आपका ये सुखाड़। और लोग त्राही त्राही हो गए थे, हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी इस सुखाड़ में दोस्तों आपका उस टाइम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 39 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए
हर एक राज्य में और सेंट्रल में, ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है दोस्तों, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल की हम बात करें, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर राज्य की हम बात करें, प्रत्येक राज्य में भी दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम होता है, और राज्य में जो अध्यक्ष होंगे वो आपके मुख्यमंत्री होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बना था, है ना, बना है या बना था। तो राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन अधिनियम बना दोस्तों, ये पारित हुआ था आपका 2005 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 2005 में। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2005। इसी को कहते हैं एनडीआरएफ, है ना। जब देखते हैं कोई आपदा आती है दोस्तों, भूकंप हुआ या आपका भूचाल हुआ या कोई और आपदा आती है, तो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लोगों को। तो यही है दोस्तों आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय संकट अनुक्रिया बल। यानी कि इस अधिनियम के तहत दोस्तों केंद्र सरकार ने, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो था ना, तो इसी अधिनियम के तहत दोस्तों एनडीआरएफ का ही गठन हुआ था आपका, ठीक है। 2005 ईस्वी में इसको अधिनियम पारित किया गया था, इस अधिनियम को। आपका आंसर हो जाएगा 2005। ये रहा आज का टेस्ट। कैसा लगा आप जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। नीचे आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, नीचे प्रतिक्रिया आपको देना है और लाइव में नहीं देना है। नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताना है कैसा लगा, क्या आप इसमें बदलाव चाहते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग इसको बताइएगा और कैसा लगा बताना है। इसका टेस्ट नंबर आज दोस्तों 2 हो गया आपका। 40 महत्वपूर्ण सवाल थे और इससे संबंधित मैंने दोस्तों यहाँ पर सैकड़ों सवाल आप लोग को बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा। हमारा नंबर है 7857824310। ये जितने भी सवाल है दोस्तों आपके 6 से लेकर के 12 क्लास तक हम ले रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, मैं क्वेश्चन हल्का रखा हूँ लेकिन उससे संबंधित मैंने बहुत सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पर बताते चलता हूँ, ताकि जितने भी सवाल हैं वो मैं कम से कम आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करूँ आप लोग को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक कर देना है। मात्र इसमें 251 चार्ज है। जो लोग को भी चाहिए इस नंबर पे आपको पे करना होगा 251, और इसी नंबर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है। उसके बाद ही आपको ये सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। ये क्लास सामाजिक विज्ञान का है। 9-10 के बच्चे के लिए दोस्तों ये रामबाण है ना। 9-10 के बच्चे के लिए, 9-10 जो एग्ज़ाम देंगे, जो शिक्षक बनेंगे, उनके लिए आपका। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। समय दोस्तों अब नहीं है ना, मात्र आपके पास अब 20 दिन समय बचा है ना। 20 दिन से भी अब समझिए कम समय है, क्योंकि आज आपका देखिए 1 तारीख हो गया ना, और 1 तारीख भी आज आपका समाप्त हो गया। कल 2 तारीख हो जाएगा और एग्ज़ाम का डेट तो लग रहा है कि वही रहेगा। अब देखिए क्या होता है। अभी तक तो कोई नया सूचना नहीं आया है। नया सूचना अगर आएगा तो आप लोग को दिया जाएगा। और प्रधान शिक्षक से संबंधित आज एक अपडेट आया था, जो मैंने वीडियो बना करके डाल दिया हूं। अगर नहीं देखे हैं प्रधान शिक्षक जो फॉर्म अप्लाई किए हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि प्रधान शिक्षक का बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एग्ज़ाम होगा मेरे भाई, एग्ज़ाम अवश्य होगी। और एग्ज़ाम होगी जब ये BPSC का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों उसकी एग्ज़ाम हो सकती है ना। उसमें कुछ लेट है। क्या लेट है मैंने उसमें सारा चीज़ आप लोग को बता दिया हूँ डिटेल से, वो देख लीजिएगा। धन्यवाद।